चलिए बात करते हैं आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में कि इसमें किन किन बातों पर चर्चाएं की गई हैं। आइए समझते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरटीई अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या कहा गया है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा और कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है। मतलब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि नहीं मैं एजुकेशन नहीं लूंगा, उसे देना है, उसे पकड़ के लाओ, उसे समझाकर बुझाकर कुल मिलाकर देना ही है। तभी तो सशक्त भारत, एजुकेटेड भारत, तभी तो एक अच्छा भारत बनेगा जब सब पढ़े लिखे होंगे। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि एक काम कर लेते हैं। 2009 में सरकार ने कहा कि देखो हम एक काम ये कर देते हैं, सबसे पहले कि बच्चों की फ्री एजुकेशन कर देते हैं और अनिवार्य कर देते हैं, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। दरअसल क्या था कि 2009 के पहले क्या स्थिति थी हमारे देश की कि बहुत कम बच्चे पढ़ पा रहे थे। उसका कारण था हमारे देश की जो कुछ जनसंख्या है जो गरीबी में जी रही थी। अब जो गरीब वर्ग के लोग थे वे क्या कर रहे थे, जैसे एससी एसटी की बात करते हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ों की बात करते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो ये लोग कहीं पर काम करने जाते थे ना तो अपने बच्चों को भी लेकर जाते थे। और क्यों लेकर जाते थे? क्योंकि विद्यालय में फीस लगती थी। अब उनके पास खुद के लिए खाने के लिए तो है नहीं, खुद तो किसी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं बेचारे, और ऊपर से फीस दे, और फीस छोड़ो किताब भी तो खरीदना है, ड्रेस भी तो करना है, समझ रहे नहीं? ड्रेस, किताब, कॉपी, आने जाने के लिए 1-2 रुपए, उस समय 2-4-5 रुपए ठीक चल रहा था भाई, 100 रुपए का भी महत्व था। तो सरकार ने देखा कि भाई एक तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे किसी लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या ना उनका पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, बल्कि इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो अच्छी नहीं है। ना तो उन्हें खाना मिल पाता, ना उन्हें पानी मिल पाता, ना उन्हें कपड़ा, ना उन्हें कह सकते हैं कि एक तरह से एजुकेशन सही मिल पाता है, तो कहां से करें भाई? ना ड्रेस मिलेगा, ना कॉपी, उधर मास्टर डेली डांटता रहेगा ड्रेस में आओ, ड्रेस में आओ। बच्चा बोलेगा मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। माँ बाप से बोलेगा, माँ बाप बोलेंगे बेटा एक काम करो, पैसे वैसे नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, और इसमें कुछ रखा भी नहीं है। वैसे भी हम गरीबों के लिए नौकरी नहीं बनी है, तो आइए हम इसी में काम करते हैं, कहीं पर मजदूरी वजदूरी करते हैं, जिससे 2 पैसा तुम भी कमाओगे, 2 पैसा हम भी कमाएंगे, और पूरा घर परिवार सुख शांति से जीता है। तो हमारे देश की स्थिति कहीं ना कहीं इस तरह से थी। तब हमारे देश की सरकार को लगा, महसूस हुआ कि नहीं ऐसा करना जरूरी है। बच्चों को अगर हम फ्री एजुकेशन कर देते हैं तो निश्चित तौर पर सभी आने लगेंगे। और वाकई में इसका काफी अच्छा रिजल्ट भी प्रदान हुआ, यानी कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आउटपुट हुआ, निकला। जब एजुकेशन फ्री हुआ तो बच्चे, माँ बाप सोचने लगे कि यार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर अगर आप देखें तो बच्चे पढ़ते भी हैं, और बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं नामांकन होना शुरू हो गया, एडमिशन होना शुरू हो गया। और जिसका फायदा अगर देखा जाए तो 2-4, 10 साल, 15 साल में आज बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या में बच्चों ने पढ़ाई किया है, और बड़ी जनसंख्या भारत का कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा हो चुका है। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात करते हैं, एक अधिनियम लाया गया सन 2002 में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। दरअसल अगर आप देखें तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, और उस अनुच्छेद के तहत क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। वो अनुच्छेद है 368 की बात करते हैं। तो हमारे संविधान में अगर कुछ भी संशोधन करना होता है, कुछ भी अमेंडमेंट करना होता है, तो इस अनुच्छेद के तहत क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, यानी कि अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, सन 2002 में क्या होता है, एक संविधान संशोधन आता है, और वो संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। इस संविधान संशोधन से क्या होता है, संविधान संशोधन से क्या होता है कि चीजें कहीं ना कहीं बदल जाती। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन से 3-4 चीजें की जाती हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि इसे क्या किया जाता है कि कई आर्टिकल्स में जोड़ा जाता है।
दो तीन आर्टिकल में। चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार होता है ना, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया कि अब से क्या होगा कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार माना जाएगा। बच्चे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेंगे, ठीक है। ये उनके लिए क्या है, एक तरह से उनका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि अब से बच्चों का एक फंडामेंटल राइट्स माना जाएगा, उनका मौलिक अधिकार माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब किसी भी विद्यालय में अगर वे एडमिशन लेना चाहती हैं तो वे जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कोई नहीं मना कर सकता है, बिकॉज ऑफ अगर देखा जाए तो ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। पहला तो ए जोड़ दिया गया। फिर दूसरा कहां जोड़ा गया? फिर जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं। राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके अनुच्छेद 45A में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 45A में जोड़ा गया और कहा गया अब से सरकार का भी कर्तव्य होगा कि सरकार क्या करेगी, बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 45A में जोड़ा गया जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें भाग 4 में बताया गया 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है, उसमें आर्टिकल 45A में जोड़ा गया कि अब से क्या होगा कि सरकार का कर्तव्य होगा कि सरकार क्या करेगी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी, जो कि सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी किया। सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी किया और सुचारू रूप से चीजों को चलाया भी। आज भी अगर देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल रहा है ना। आप सरकारी विद्यालय में देखें ना, प्राइवेट में मत जाइए, ठीक है। तो सरकारी में यदि आप देखें तो वहां बच्चों को मिल रहा है। फिर एक और काम किया गया, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। हमारे मौलिक कर्तव्य में अगर आप देखेंगे तो हमारा मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि अब से भारत देश के जो नागरिक हैं, अब से भारत देश के जो नागरिक हैं उनके भी कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे। तो हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, उसमें कहा गया कि माता पिता के भी कुछ कर्तव्य हैं कि वे कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तो प्रोवाइड कराएं, एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं मदद करें, यानी कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे कहीं ना कहीं, ये माता पिता के कर्तव्य है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न क्या बन सकता है? आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन सकता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से एक किया गया कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। या ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 86वां संविधान संशोधन जब किया गया तो कौन कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 की कहानी को या 2002 की बातों को जोड़ा गया कहां कहां पर। एक तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं जो अनुच्छेद 21A में आता है, तो इसमें कहा गया कि अब से बच्चों का फंडामेंटल राइट्स होगा, वे शिक्षा ले सकते हैं, यानी एजुकेशन ले सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता उन्हें। अगर कोई विद्यालय सरकारी मना कर देना, सुप्रीम कोर्ट उसकी खाल उतार ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे हैं? हमारे देश का जो संविधान बना है ऐसे थोड़े ना बना चिंटू पिंटू के जैसे। हाँ, हमारे देश का जो संविधान है बहुत व्यवस्थित क्रम में बना। अगर किसी ने इसके वायलेंस किया तो समझ लो उसकी हालत खराब कर दी जाती है। ये अलग बात है कि हमारे देश में क्या है कि कानून को तोड़ने वाले जो लोग हैं और जो बचाने वाले लोग हैं, अपराधी को जो संरक्षण कर देते हैं, वे लोग अलग हैं। अगर सही तरीके से भारत देश का संविधान क्रियान्वयन हो जाए, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ना, यहाँ चोरी छोड़ो किसी के देखरेख तक की औकात नहीं होगी।
जो यहाँ चोरी कर लेते हैं, लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर देते हैं, ठीक है, उनकी हिम्मत नहीं है किसी को देखना। और जो एक्सीडेंट करके भी बच जाता है ना, किसी की ताकत नहीं है वो बच जाए, इतना अच्छा संविधान बना। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, देश को ही बर्बाद करने में लगे हैं। क्या कर रहे हैं, देश को ही बर्बाद करने में लगे हैं, ठीक है। अब इनका नाम लेना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कौन लोग रहते हैं। हमारे देश के लोग समझदार बहुत हैं, अंतर्निहित मतलब समझ जाते हैं चीजों को। किसी को कहो कुछ तो दूसरा समझ जाता है कि अच्छा इसकी बात अच्छी हो रही है, हाँ, तो यही बातें हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं। इसमें 45A में सारी बातें जोड़ी गई हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा गया, हाँ 45A में जोड़ी गई और 21A में जोड़ा गया। इसमें कहा गया सरकार के कर्तव्य कहते हैं भैया, और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। इसमें कहा गया 11वां मौलिक कर्तव्य हम जोड़ दे रहे हैं कि अब से माता पिता के भी कर्तव्य होंगे कि बच्चों को कम से कम एजुकेशन दिलवाए ही। अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम एजुकेशन दिया ही जाए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स पर आते हैं कि हमारी नोट्स हमसे क्या कहती हैं। ये वही बातें, ये देखो सब लिखा हुआ है जो हमने बताया है, बल्कि यहाँ पर कम लिखा है, हमने ज्यादा ही बता दिया, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। दरअसल क्या हुआ ना, ये वाला जो क्वेश्चन है यूपी टेट खुद पूछता है। यूपी टेट के पास जब कुछ नहीं बचता ना, तो ये पूछता है कि ये बताओ लोकसभा में कब पास किया गया था। ये बताओ लोकसभा में आरटीई अधिनियम कब पास किया गया था। हाँ, तो हमारे बच्चे जो होते हैं वे नहीं बता पाते हैं यार, ये क्या बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया। कठिन थोड़ी ना है, ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश वाले जो हमारे हैं, जो एग्जाम को सेट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, अब उनके पास नहीं है तो क्या ही करें बेचारे। अभी इस बार क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में, ये बताओ हाफ गर्लफ्रेंड जो मूवी आई थी उसमें हीरोइन कौन थी। अरे भैया क्या चाहते हो, सारे बच्चे मूवी देखने लगे। हाँ, उसका राइटर पूछ लेता वो, या हाँ राइटर पूछ लेता, या उससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या मोटिवेशन मिला, क्या वो चीजें सही हैं, ठीक है, कुछ पूछ, ठीक है, थोड़ा सा ये सब पूछता तो अच्छा भी लगता। उसमें पूछ रहा है कौन से एक्ट्रेस थी, अब ये पूछ लेता है उसमें कौन से एक्ट्रेस ने ऐसे डांस किया था और कौन से ऐसे डांस किया था, हाँ, या एक्टर ने किया था। ये सब कोई क्वेश्चन है, बच्चों वाले खेल। हाँ, एक तो बच्चे वैसे भी नहीं, या वो कहां से कहां की कहानी, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का, हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए। अब एग्जाम में पता नहीं किस दुनिया में खोए रहता है, मुझे लगता है वो खुद ही प्यार की दुनिया में खोया हुआ है, हाँ? इसीलिए उसने गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब बच्चे तो पागल हो गए, ये क्या हुआ, गर्लफ्रेंड वाला मूवी हमने देखा था तो, लेकिन मुझे याद ही नहीं है, एक लड़का आया था बता रहा था। चलो, अब इसे लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। संपूर्ण देश में, पूरे भारत में इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। ये बातें ध्यान रखिएगा। लोकसभा में कब पारित किया जाता है, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया जाता है और संपूर्ण देश में लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 में। आरटीई अधिनियम का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, या तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, सॉरी 9 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या, देखें वैसे तो हमने सारी धाराओं को नहीं लिया है, जो मेन है वही लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। अब धारा 5(12) कहती है कि देखो भैया, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल जो है यहां पर 25% जो सीटें होंगी वो आरक्षित होंगी। किनके लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए। मतलब यहाँ पर जितने भी भारत में विद्यालय हैं जो प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं, उन्हें 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। किनके लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए। तो उसका फ्री होते हैं और बच्चे से फीस नहीं लिया जाता है, सारे विद्यालय करते हैं।
लेकिन क्या होता है ना, जान पहचान से आप हर स्कूल का अपना अपना प्रोसीजर है, बस वो फ्री लेंगे, फीस नहीं लेंगे। लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, तो सीटेट वाले ही पढ़ते हैं, तो अब उनके बच्चे वही हैं, तो बता रहा था कि मैंने इसका लाभ उठाया, लेकिन क्या होता है कि मुझे फिर भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है। कभी एग्जाम फीस मुझसे ले लेते हैं, कभी ड्रेस फीस ले लेते हैं, कभी किताब फीस ले लेते हैं, कभी कौन कौन से फीस ले लेते हैं, लेकिन हाँ कम से कम वो वाली फीस नहीं लेते हैं, मूल फीस, जिसकी वजह से थोड़ा से कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, चलो इतना भी कर देते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी ठीक ही है। हाँ, तो हर एक विद्यालय में क्या है, अभी भी इसने कहा हुआ है तो हर विद्यालय ने ऐसा किया भी है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो नियमों का उल्लंघन करे, मार खाएगा हर एक विद्यालय जिसने नियम का उल्लंघन किया। तो आरटीई अधिनियम में कहा गया कि 25% सीटें जो होंगी वो गरीब विद्यार्थियों के लिए क्या होंगी, आरक्षित होंगी। फिर धारा 13 क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर किसी ने ये हिमाकत किया, हाँ, अगर प्राइवेट स्कूल पे किसी ने भी इधर उधर की बातें किया कि नहीं फीस जमा करो, तो कम से कम 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। हालत खराब हो जाएगी विद्यालय की, समझ रहे हैं? 10 गुना मतलब जितनी फीस ले रहे हैं उसके 10 गुना। मान लेते हैं कि किसी स्कूल की फीस है 5,000 या 2,000, उसका 10 गुना जोड़ लीजिए, 25% बच्चों की जुड़ जाएगी जुर्माना, समझ रहे हैं? या जितने लोगों से ले रहे हैं उनका जुर्माना जुड़ जाएगा। तो ऐसे विद्यालय वाले गलती नहीं करेंगे ना। धारा 14 कहता है कि किसी भी बालक के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार भी नहीं कर सकते आप। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक तरह से एडमिशन लेने के लिए मना नहीं करेंगे। अगर मना किए तो समझ लेना, फिर जब हमें पता है भारत देश के नागरिक है बच्चा, या उसके माता पिता या दादा दादी हैं, तो वो भी बच्चा कहीं ना कहीं भारत देश का ही नागरिक माना जाएगा। तो जब वो भारतीय है ही तो इतना तामझाम काहे कर रहे हो? हाँ, मांग लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो ले लीजिए। अगर इन केस नहीं है तो आप विद्यालय में प्रवेश ना लें, आप इंटर ना करें, तो ये गलत है ना। तो विद्यालय में आप क्या नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से प्रवेश के लिए नहीं मना कर सकते, ये गलत माना जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं धारा 15 के अनुसार बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कि जब एजुकेशन स्टार्ट होता है, जब कह सकते हैं कि बच्चों के एडमिशन स्टार्ट होता है, तभी से कहीं ना कहीं एडमिशन वगैरह प्रोसेस कर देना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाए। ठीक है, धारा 16 कहता है कि विद्यार्थियों को ना तो कक्षा में रोका जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। ना तो कोई क्या कर सकता है कि कक्षा में जाने से रोके, और ना ही कोई एक तरह से विद्यालय से निकाल सकता है। बड़ा सख्त कानून है, लागू कर दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी सबकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। धारा 17 के अनुसार अगर आप देखें तो बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना तो इतना मना है कि मानो कि फिर कुछ भी हो सकता है अगर बच्चों ने शिकायत कर दिया। ये देखो, सख्त मना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से मना है कि शारीरिक दंड नहीं दे सकते, बच्चों को मारना नहीं है और प्रताड़ना भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मारते तो नहीं है, मानसिक रूप से टॉर्चर बहुत करते हैं। कर लिए तो फिर समझ लेना। धारा 24 कहती है कि भैया शिक्षण के कर्तव्य आते हैं, मतलब कि पढ़ाने के कर्तव्य है हमारे। ठीक है, हमें पढ़ाना चाहिए, बैठकर स्वेटर वेटर नहीं बुनना चाहिए। पता लगा है जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है और जब तक नौकरी नहीं मिल रही, हे भगवान, हे प्रभु आनंददाता, एक बार यदि आपने हमें सिलेक्शन दे दिया ना, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ मेहनत करके बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जैसे ही मिल गया तो फिर समझ लेते हैं क्या ही कर लोगे भगवान जी, हाँ नहीं पढ़ाएंगे तो। तो ये चीजें होती है ना। स्टार्टिंग में जो व्यक्ति होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, वो निष्पक्ष होता है,
बिल्कुल सेकुलर होता है, कह सकते हैं बिल्कुल सरल व्यक्ति होता है, एकदम कह सकते हैं ना तो उसके अंदर ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कामचोरी, ना मक्कारी, कुछ भी नहीं रहता। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा व्यक्ति रहता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में नियुक्ति पत्र मिलता है वैसे ही उसका दिमाग जो होता है बिना फालतू चीजों में घूमना शुरू कर देता है। अब एक सोचता है पढ़ाना कैसे नहीं है, एक ट्रिक निकाला जाए। एक ट्रिक निकालता है ना कि पढ़ाना कैसे नहीं है, गांव के प्रधान से कैसे मिलना है, और जो अध्यापक है, जो हेड है, उनसे कैसे मिलना है, कि बताओ ना पढ़ाने के कौन कौन से ट्रिक है। बोले ना पढ़ाने की ट्रिक ये है, जितनी सैलरी आए उसमें से 5,000 मुझे 5,000 इन्हें दे देना, यही दो लोग आपकी शिकायत करेंगे, या और कोई शिकायत करेगा 2,000 इसे दे देना, बाकी तुम्हारी जब मर्जी हो आना और जाना चले जाना, कौन ही क्या कर लेगा तुम्हारा। हम तो बैठे ही हैं सब देखने के लिए। पूरा वो क्या कर रहा है, रजिस्टर फिल कर रहा है कि एक व्यक्ति 10:05 पर आ रहा है पढ़ाने, यहाँ पता लग रहा आ रहा है 12 बजे क्लास खत्म होने के बाद। ऐसे भारत में बहुत सारे स्कूलों में है, सही तरीके से निरीक्षण हो जाए ना, सबको सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना पड़ जाए। बहुत सारे टीचर्स, मैडम, सर ऐसे हैं जो कभी टाइम पर स्कूल ही नहीं गए। कुछ को तो ये नहीं पता होगा कौन कौन सी किताबें हमारे स्कूल में लगी हैं प्राइमरी वाले में, और उसके पहला चैप्टर कौन सा और आखिरी चैप्टर कौन सा है। सपोज दैट पहला बता दिए तो आखिरी पूछोगे, बोलो पागल हो गया, मैं क्यों बताऊंगा, बच्चे बताएंगे किताब होती है। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, टीचर तो तुम हो, पहले तो तुम पढ़ रहे हो तब बच्चों को पढ़ा रहे हो ना। तो ये चीजें हैं। चलिए अब बात करते हैं, धारा 27 क्या कहता है कि देखो शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। आरटी अधिनियम कहा कि भाई देखो शिक्षक को क्या होता है, बहुत बोझा दे दिया जाते हैं, उन्हें कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, कभी कौन से कार्य में, कभी कौन से कार्य में, मतलब वे पढ़ाए या ये सब कामों को करते रहे। लेकिन सरकारों की भी आदतें बड़ी गलत है, वे नियम में तो कह देती हैं लेकिन खुद से अप्लाई नहीं करती हैं। अभी क्या होता है कि टीचरों को मतदान 2024 आने वाला है इलेक्शन, अब 2024 के इलेक्शन में उन्हें लगा दिया जाएगा, बेटा तुम लोग क्या करना, पढ़ाने के बाद इधर लग जाना। और हमारे टीचर भी फिर क्या कहते हैं, हमारे टीचर भी क्या कहते हैं, ठीक है आप मुझे मतगणना वाले लगा रहे हैं ना, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, क्या कर लोगे। हाँ वहां विद्यालय में गए, बच्चे बोले एक काम करो, कल जो मैंने पढ़ा था रिवीजन कर डालो, पता नहीं कल पढ़ाया था कि 1 हफ्ते पहले पढ़ाया था। हाँ और या तो खेलो कूदो, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, एंजॉय कर लो, ठीक है। तो ये भी गलत बातें हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजों में नहीं लगाया जाना चाहिए। और धारा 28 कहता है शिक्षक जो है प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन व्यूशन नहीं देगा भैया। अगर वो सरकारी टीचर है ना तो प्राइवेट बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, मतलब फीस उस वाला नहीं, फ्री पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है, लेकिन ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ाएगा। हमारे एक मास्टर थे, एक बार क्या हुआ कि वे एजुकेशन दे रहे थे, मतलब वे साइंस और मैथ पढ़ाते थे, एक मास्टर थे, और उनकी शिकायत किसी ने कर दिया। उसके बाद गुरुजी सब बच्चों से आकर बोलते हैं कि देखो क्या नाम है, तुम लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, फीस भी लेता हूँ, लेकिन अब चेक करने वाले आ रहे हैं, उनसे बोलना कि देखो सर फ्री पढ़ाते हैं, हाँ सर फ्री पढ़ाते हैं, इस बार तुम लोग बचा लो, अगली बार से। फिर क्या टीचर महोदय उस बार बच गए और उसके बाद वो पढ़ाए ही नहीं। फिर क्या बोले कि आपको हम पढ़ाएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं, 2-4 दिन पढ़ाए फ्री और उसके बाद बंद कर दिए। अब उसके बाद कहा गया कि भैया प्राथमिक कक्षाओं में छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, मतलब अगर 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक तो होना ही चाहिए। यहां मैंने सुना है कि 30 बच्चे छोड़ो 60 बच्चे हैं तब भी एक ही शिक्षक है। उत्तर प्रदेश के तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही व्यक्ति क्लास 1 से लेकर 5 तक कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है। 120 बच्चे थे, हाँ एक ही टीचर था ना, बहुत सरकारी स्कूल की ही बात कर रहा हूँ। अब योगी जी से पूछा जाता है ये बता दो तुम्हारे पास शिक्षक की कमी है क्या, तो बोलते हैं संसद में आके नहीं, हमारे पास तो इतने ज्यादा शिक्षक है बच्चे कम पढ़ जाते हैं, शिक्षक इतना ज्यादा है। और जब स्कूलों की हालत जाकर देखो तो योगी जी बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। हाँ तो ये गलत है ना पूरी तरीके से। आपके पास शिक्षक नहीं है, एक तो पहली बात ये है, और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षक है ये एक ही शिक्षक पर इतना बोझा दे देते हैं कि वो आत्महत्या करने वाला रहता है। वो तो महीने के लास्ट में सैलरी आ जाती है, सोचता है कोई बात नहीं 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, फिर सोचता है अगले साल अगले महीने आत्महत्या करूंगा।
खर्च करते करते 15-20 दिन बिता देता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन। अब सोचो 120 बच्चे कौन पढ़ाएगा, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को अकेला व्यक्ति कैसे पढ़ाएगा? सबका सिलेबस अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, सबका लेवल अलग अलग है। अगर ऐसे ही होता तो फिर पूरे भारत के बच्चों को एक ही टीचर ना पढ़ाता, हम सबको बनाने की क्या जरूरत थी? हम भी अपना कहीं नौकरी वोकरी करते होते किसी कंपनी में। हाँ, तो ये भी बातें हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आरटी अधिनियम कहता है अगर प्राइमरी से जो हाई वाले मतलब उच्च प्राथमिक जब है वहां पर शिक्षक और छात्रों का अनुपात होना चाहिए 35 पर 1, मतलब 35 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बड़े बच्चे हैं उनको कैसे भी समझाओ। अब जैसे अभी मेरे पास सीटेट के हजारों बच्चे बैठ जाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको समझा देंगे क्योंकि आप पढ़े हैं ना, समझदार हैं, ठीक है। तो हाँ, छोटे छोटे तक क्या है कि थोड़ा से कम संख्या में टीचर और कम बच्चे और एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। अब 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 40:1। अगर 1 से लेकर 8 तक के में अगर 200 बच्चे हैं तो 40-40 का बना देंगे, ठीक है। 40 बच्चे होंगे, एक शिक्षक होगा, ये बेहतर रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कुछ चीजें क्या है कि आपको पता होनी चाहिए, वैसे भी भले एग्जाम में एक बार ना आए लेकिन कम से कम ये सब तो अधिकार तो पता होने चाहिए। कोई आपसे बोले कि आपने क्या किया हुआ, आपने बहुत ही कह सकते हैं सीना चौड़ा करके बोला अरे मैंने तो बीएड किया है, बोले आरटी अधिनियम में क्या कहा गया, कुछ बातें याद है? 2-4-5 बातें बता दो। आप बोले पागल हो क्या, ये सब कौन पढ़ता है? हाँ, हमने बीएड कर लिया, यही बहुत बड़ी बात थी किसी तरह से। हाँ, हम तुम यहाँ आरटी अधिनियम की बात कर रहे हो, यहाँ प्रोजेक्ट वाली फाइल को हमने किसी और से तैयार करवाया था। हाँ, और ये भी टारगेट था 1500 ले लेते स्कूल वाले में, इस कॉलेज वालों को ही दे देंगे, अपनी खुद की प्रोजेक्ट फाइल को हमने बनाया नहीं। अब यहाँ आरटी अधिनियम पूछे जा रहा है कि भैया बीएड किया हूँ, फालतू बातें नहीं, बीएड बस इतना समझो, हमने बीएड किया है, बस इतना समझो, इससे आगे कुछ मत पूछा करो, नौकरी लग जाएगी तब पूछना तुम। हाँ, अच्छा, जब बीएड कोई किया होता है तो जैसे शादी विवाह में क्या होता है कि लड़के वाले सुनते हैं कि लड़कियां बीएड की हैं तो बोलता है हाँ कर दो लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जिसने बीएड किया है उसे ये भी नहीं पता आरटी अधिनियम क्या होता है। हाँ, उसने अपनी खुद की प्रोजेक्ट फाइल तो तैयार नहीं किया, वो तो किसी तरह से बीएड पास किया। हाँ, अब आशा ही लगा रहा है कि नौकरी इसकी लग जाएगी बेचारे। चलिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कहा गया दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा देनी होगी, समझ रहे हैं? तो दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक के फ्री एजुकेशन देनी होगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिव्यांग मतलब समझ रहे नहीं? yes, जो विकलांग लोग, ठीक है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स याद करिए, आर्टिकल 21A में जोड़कर भारत ने विश्व में अपना नाम कमा लिया कि जिस दौड़ में आप लोग हैं उस दौड़ में हम भी आ चुके हैं। अब विश्व में अगर 134 देशों का नेम लिया जाएगा तो 135 नंबर पर हम भी हैं, मतलब सबने खाना खा लिया तब भारत बोल रहा है खाना खाने के बाद कौन है? भैया और पहले कर देते, ये सब तो 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ तो कुछ समय बाद ही कर देते, लेकिन कोई बात नहीं। एक तो आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी नहीं थी ना, अंग्रेज हमें ये समझ लो कि ऐसे अलग करके गए थे मानो कि जैसे घर वाले अलग करके